हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स एज पर। तो आज हम इस पर नाइन्थ क्लास का प्रैक्टिस पेपर सेट सोल्व करेंगे। तो ये डीओई का है, डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन का, जो कि 2024-25 का प्रैक्टिस सेट है, जो डीओई की ऐप पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आज हम इसके 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन जो होते हैं, एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इनको सोल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन कुछ मेरी क्लास के बच्चों की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए सर आप वीडियो बना के भेजें ताकि हमारी प्रैक्टिस हो पाए। ये उन्हीं बच्चों के लिए है, वीडियो तो देखेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। आई होप आपको समझ आएगी। तो ज्यादा बात ना करके हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे इसमें 1 से लेकर 20 तक एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है कि किसी संख्या का दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती है, तो वह संख्या कैसी होगी। तो दशमलव प्रसार के बारे में समझेंगे पहले। तो जैसे कि हमारे पास दो तरह की संख्या होती है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय परिमेय का जो दशमलव प्रसार है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत आवर्ती। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? सपोज करो आपने किसी नंबर को डिवाइड करा, 5 को 2 से 2.5 आया, तो पॉइंट के बाद में एक अंक के बाद ये डिवाइड खत्म हो जाएगा, ये भाग खत्म हो जाएगी। या आपने डिवाइड करा 1/4, इसको डिवाइड करोगे तो 0.25 ये आएगा। तो आप देखोगे यहाँ एक अंक दशमलव के बाद एक अंक के बाद भाग खत्म हो गई है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंकों के बाद खत्म हो गई है। तो जब डिवाइड करने पर कुछ अंकों के बाद 1 के, 2 के, 3 के, 4 के या कुछ अंकों के बाद भाग खत्म हो जाए, तो मतलब उसको बोलते हैं हम शांत दशमलव प्रसार, कि वो भाग शांत हो गई है, मतलब वह पूरी तरह विभाजित हो चुकी है। तो इस तरह की संख्याओं के दशमलव प्रसार को हम बोलते हैं शांत। और ये संख्या होती है परिमेय। अगर वो शांत दशमलव प्रसार आ रहा था, वो परिमेय संख्या कहलाएगी। या इसी का एक टाइप और होता है अशांत आवर्ती, कि भाग करने पर वो पूरी तरह विभाजित नहीं हो रही, लेकिन उसमें आवर्ती हो रही है। आवर्ती मतलब बार बार आना। जैसे 1/3 है, इसको आप देखोगे 3 से जब डिवाइड करोगे तो 0.666 इस तरह आता जाएगा और ये कभी खत्म नहीं होगी। तो इसमें क्या हो रहा है? अशांत क्यों है? क्योंकि भाग खत्म नहीं हो रही, चलती जा रही है, शांत नहीं हो रही, अशांत। आवर्ती का मतलब बार बार आना, तो इसमें जो 6 है, इसमें बार बार आ रहा है ये अंक, तो इस वजह से इसका पूरा नाम क्या बना? अशांत आवर्ती। तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं 0.6 बार लगा के, मतलब 6 की इसमें बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब आवर्ती हो रही है। ये ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 2 अंकों की आवर्ती हो, जैसे 0.12 अप टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पे भी आवर्ती हो रही है। तो आवर्ती 1 अंक की हो सकती है, 2 अंकों की हो सकती है, 3 अंकों की। तो इस केस में भी क्या होगा? संख्या कैसी होगी? परिमेय होगी। तो परिमेय के 2 प्रकार हैं, या तो वो शांत होनी चाहिए या अशांत आवर्ती। इन दोनों केस में संख्या को बोलेंगे हम परिमेय। लेकिन ये है हमारा अनावसानी अनावर्ती। अनावसानी का मतलब अशांत ही होता है, अशांत। अनावसानी और अशांत का मीनिंग एक ही है। तो अशांत अनावर्ती के लिए देखेंगे। तो जो अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय, इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावर्ती। मतलब अशांत मतलब जो भाग खत्म ही ना हो, अनावर्ती मतलब जिसका बार बार रिपीटिशन ना हो। सपोज करो जैसे कोई संख्या है 0.01001 10001 अप टू इनफाइनाइट। देखो इसमें एक तो ये भाग खत्म नहीं हो रही, अप टू इनफाइनाइट तक चलती जा रही है, इसलिए ये अशांत है। और अनावर्ती इसलिए है क्योंकि इसमें कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा बार बार, कभी 1 आ रहा है, कभी 0, कभी 0 इस तरह आ रहा है। आप ऐसा ले सकते हो, कुछ भी रैंडमली किसी भी अंक की रिपीटेशन नहीं हो रहा, तो ये अशांत के साथ में अनावर्ती है। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। तो अब यहाँ पे जो वर्ड लिखा है अनौशानी, यानी कि अशांत अनावर्ती, तो अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या होती है। तो हमारा ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले हमें यह देखना है कि दिया क्या है।
और फिर हमें देखना है कि निकालना क्या है। तो ये देखिए इन्होंने दिया समबाहु त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज होता क्या है? समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। तो ये कोई त्रिभुज है और हमने मान लिया इसकी भुजा ए ए ए, तीनों भुजा ए है, तो ये होगा समबाहु त्रिभुज। अब इन्होंने दिया है कि परिमाप 180 है। परिमाप का मतलब है तीनों भुजाओं का सम। तो जब हम तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो परिमाप बनेगा 3a, और ये कितना दिया है इन्होंने 180 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। अब आपके पास क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का वर्ग। तो आप देखोगे क्षेत्रफल में आपको भुजा की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ से भुजा निकाल लेंगे। तो परिमाप 180 यानी कि 3a = 180। तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी, डिवाइड कर दो 180 को 3 से, तो 3 से काट दिया, 3 × 18 60। तो इसकी जो भुजा आई 60 सेंटीमीटर आई। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a² मतलब भुजा का वर्ग। तो इसमें आप वैल्यू रखोगे a की, तो √3/4। अब a की वैल्यू 60। अब चूंकि a का वर्ग है तो a का वर्ग का मतलब है 60 की 2 बार रखना है आपको, 60 × 60, ये a² की वैल्यू होगी। तो 4 से इसको हम काट देंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, और 15 और 60 की गुणा कर दो, 15 0 0 15 × 90, 900 और 7 में है √3, और इसकी जो यूनिट है वर्ग सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 900 √3 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 3,0 रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो 5 6 7 8, तो k का मान बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे रैखिक समीकरण जो इन्होंने दिया है 2x + 3y = k। रैखिक समीकरण का मतलब है अगर जो चर है हमारा उसकी घात 1 है, तो देखो यहाँ x की घात यहाँ 1 है, y की घात भी 1 है। तो अगर इसका पूरा नाम देखा जाए तो ये 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो यहाँ x की घात भी 1 है और y की भी, तो इसलिए इसका नाम है रैखिक। फिर ये समीकरण दिया है और ये इसका हल है, 3,0 समीकरण का हल है। तो हल का मतलब, तो अगर ये इस रेखा के ऊपर है या इसका हल है तो बस सीधे सीधे इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये 3,0 आपको इसमें रख देना है और k की वैल्यू आ जाएगी। तो x की जगह आपको 3 रख देना है और y की जगह 0। तो 2 × 3 प्लस का साइन 3 × y = k। तो x की ये अगर इसका हल है तो क्या करना है, सीधे सीधे x की जगह आपको 3 रखना है और y की जगह 0। तो देखो क्या आया, 3 दूनी 6 प्लस 3 के गुणा 0 में 0 = k। तो 0 को 6 में जोड़ोगे तो 6 ही आएगा, k = तो k की वैल्यू 6 आ गई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चित्र में O वृत्त का केंद्र है तो एंगल ADC का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपको एक सर्कल दिया गया है, ये वृत्त का केंद्र, तो इसमें एंगल ADC, तो एंगल ADC मतलब इस एंगल को निकालना है आपको, ये कितना होगा। ये हमारा केंद्र बना कोण है AOB और BOC, ये 2 एंगल केंद्र बने हुए हैं। तो इसमें एक प्रमेय होती है कि अगर वृत्त है तो ये वृत्त पर बना कोण है और ये वृत्त के केंद्र पर बना कोण है। तो एक प्रमेय होती है कि वृत्त पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या ये बोल सकते हो कि केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। मतलब यहाँ जितना एंगल होगा उससे ये दुगना होगा। सपोज करो ये x है एंगल, तो ये एंगल हमारा 2x होगा। ये प्रमेय इसमें काम करेगी। तो जब तुम क्वेश्चन में देखोगे
यहाँ पे दो पार्ट में दिया हुआ है हमारा ये 60 और इधर ये वाला कोण एंगल दिया है 30, ये एंगल है 30। केंद्र पर जो पूरा कोण बनना है ये यहाँ से यहाँ तक का बनना है, मतलब एंगल ए ओ बी और बी ओ सी। तो ये एंगल को आपको जोड़ना पड़ेगा, टोटल कितना होगा, तो 60 + 30, तो एंगल ए ओ सी इन दोनों कोणों को जोड़ के आएगा एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। तो ए ओ बी तो हमारा 60 डिग्री है और बी ओ सी है 30 डिग्री, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 60 और 30 90 डिग्री। तो ये हमारा 90 डिग्री आ गया। अब परमेय यूज करेंगे यहाँ पर, केंद्र पे बना कोण वृत्त पे बने कोण का दुगना होता है, तो इट मीन्स ये वाला जो कोण है इससे आधा होगा। तो एंगल, तो इस हिसाब से ये एंगल बना एंगल ए डी सी इज इक्वल टू इसका आधा, तो एंगल ए ओ सी का आधा करना है आप, तो ये हो जाएगा 90/2 और जब 2 से डिवाइड करेंगे 90 को 45, तो ये एंगल बना हमारा 45। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। एक गोलार्ध का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल सतह क्षेत्रफल 4158 वर्ग सेंटीमीटर है, तो गोलार्ध का व्यास डैश सेंटीमीटर के बराबर है। तो आपको व्यास निकालना है, तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो पहले हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो गोलार्ध का मतलब है अर्धगोला, तो ये अर्धगोला जिसकी त्रिज्या हमने सपोज करो r मान ली। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब है हिस्सा और प्लस ऊपर का हिस्सा जो ये वृत्त के आकार का है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल बनता है वृत्त का πr² और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो इस तरह से कुल मिला के πr², 2πr², 3πr²। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बनता है 3πr², जो कि इन्होंने क्या दिया है, ये 4158। अब यहां से आप r निकाल सकते हो, त्रिज्या निकाल लोगे और उसका 2 गुना कर देंगे तो व्यास आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 r² इज इक्वल टू 4158। अब यहां से देखो r की वैल्यू कैसे आएगी, r² इज इक्वल टू, ये एज इट इज रखेंगे, 7 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ आ जाएगा 4158 गुना 7 बटे में 3 और 22, ये बटे में आ जाएंगे 3 गुणा 22। तो इसे 3 से डिवाइड कर लो पहले, 3 से, 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 8 24, 1 3 6 18, ये आया। अब इसको 22 से काट लो, तो 22 छिक्का 132, 6 बचे, 22 3 66, ये बचा। तो r² की वैल्यू आई 63 × 7। तो हमें चाहिए r, तो वर्गमूल ले लो दोनों साइड, तो वर्गमूल इस पे स्क्वायर हट जाएगा और इधर आ जाएगा वर्गमूल 63 × 7। वर्गमूल हमें कैसे निकालते हैं, इसके फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो 63 के गुणनखंड होंगे 3 × 3 × 7 और 7 पहले से ही है। तो जब वर्गमूल हम निकालते हैं तो यहाँ पेड़ देखो, तो 7 का बनना है और 3 का, तो 3 बार आ गया और 7 बार आ गया, गुणा करेंगे 3 7 21। तो ये हमारी त्रिज्या आई 21 सेंटीमीटर। लेकिन हमारा इसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, व्यास। तो व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना आता है, यानी कि 2r। तो 2 × 21, त्रिज्या की वैल्यू 21 रख देंगे, तो 21 दूनी 42, तो ये 42 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुपद x² + 4x + 2 के शून्यांकों की संख्या कितनी है। तो x² + 4x + 2, तो ये बहुपद देखिए कैसा है। तो यहाँ चर की घात अधिकतम 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो अधिकतम घात 2 है, जिसकी वजह से ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद के 2 ही शून्यांक होते हैं। वैसे 10th का चैप्टर है, तो 10th में ये आपको मिलेगा इसकी नेचर बताने के लिए, जो इसके शून्यांक है उनकी नेचर कैसी है। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है तो d की वैल्यू जिसे हम विस्तार बोलते हैं b² - 4ac,
तो इसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं इसके जो शून्यांक है वो कैसे बराबर है या अलग अलग है, वास्तविक है या अवास्तविक। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। वैसे दो होंगे लेकिन उनकी नेचर कैसी है वो ऐसे पता करते हैं हम। तो डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो इसके जो शून्यांक है या मूल है वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और दोनों ही अलग अलग मतलब डिफरेंट डिफरेंट होंगे, भिन्न होंगे दोनों। और अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे, सेम होंगे, दोनों शून्यांक सेम होंगे। और डी की वैल्यू अगर 0 से छोटी है यानी कि नेगेटिव है तो मूल अवास्तविक होंगे। चलो इसके देखते हैं मूल कैसे हैं। तो यहाँ पे डी की वैल्यू निकालते हैं। डी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी हमारा ये है, एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो ए है, यहाँ पे जो भी लिखा नहीं है कुछ। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 4 है और ये हमारा सी है, ये हमारा बी, ये सी और यहाँ पे जो 1 छिपा हुआ है वो हमारा ए है 1, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो A1 b इक्वल टू 4, c इक्वल टू यहाँ पर 2 है। तो ये वैल्यू रखनी है आपको यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac में। तो b की वैल्यू हमारी 4, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 1 और c है हमारा 2। 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 माइनस 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 16 में से 8 गए 8। तो जो डी की वैल्यू 8 आई है जो कि 0 से बड़ी है, तो मतलब ये वाला केस है। तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और भिन्न, यानी कि इसके दो मूल होंगे, दोनों ही वास्तविक होंगे और अलग अलग। तो आंसर हमारा 2 इसके शून्य। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 3 गुना बढ़ जाती है। यदि हवा को पंप करने के बाद गुब्बारे का सतह क्षेत्रफल A2 है और हवा को पंप करने से पहले इसका क्षेत्रफल A1 है, तो A1 अनुपात A2 का मान ज्ञात कीजिए। तो मतलब इसमें कोई गुब्बारा है, ये इसकी त्रिज्या, ये हवा भरने से पहले है, पंप करने से पहले, और जब इसमें हवा भरी गई तो इसकी जो त्रिज्या है इसकी 3 गुनी होगी। तो अगर इस त्रिज्या इसकी r है तो त्रिज्या इसकी होगी 3r। ये इसका सेंटर है और इसकी त्रिज्या अगर r है पंप करने पर तो 3 गुना होगी यानी कि 3r। तो इनके जो क्षेत्रफल है A1 अनुपात A2 ये निकालना है। तो ये एक तरह का गोला है, तो पहले जब पंप करने से पहले इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब त्रिज्या r है तो यहाँ पे r यही यूज होगा। अब इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो रिप्रेजेंट करते हैं उसको A2 से, A2 बोला है इसने हवा भरने के बाद। तो त्रिज्या आपको ये यूज करनी है, फॉर्मूला वही लगेगा 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ त्रिज्या की जगह आपको 3r लेना है, जो कि त्रिज्या यहाँ पर 3r है। तो 4 पाई r स्क्वायर, r मतलब 3r, त्रिज्या यहाँ पर 3 गुना होगी तो 3r यूज करेंगे। तो A2 इक्वल टू 4 पाई, अब इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 का वर्ग 3 3 9 और r का वर्ग r स्क्वायर। अब आपको अनुपात निकालना है, तो A1 बटे A2 इनको डिवाइड करेंगे A1 और A2 को। तो A1 हमारा है 4 पाई r स्क्वायर और A2 आया हमारा 4 पाई इंटू 9 r स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, ऊपर सब कुछ कट गया तो यहाँ बचेगा 1 और नीचे बचेगा 9। तो A1 A2 इक्वल टू 1/9। अब इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे हम, A1 अनुपात A2 तो इक्वल टू 1/9, 1/9। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, आकृति में यदि कोण A और B का अनुपात 2:3 है तो C का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये 90 डिग्री है, एक समकोण बन रहा है, ये एंगल A है और ये एंगल B, और यहाँ से यहाँ तक ये एंगल C है, यहाँ से यहाँ तक। तो C का मान बताना है आपको कितना होगा। तो A और B में अनुपात दिया है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। तो ये जो अनुपात दिया है 2:3, ये किसका अनुपात है, A अनुपात B, और ये दिया है 2:3। अब देखो जरा इधर
ये हमारा 90 डिग्री। तो ए और बी को अगर हम जोड़ेंगे तो ये पूरा एंगल होता है 180, तो 180 में से ये 90, तो ये भी 90 बनेगा, ए और बी का सम। तो यहां से हम मान सकते हैं ए इक्वल टू 2x, इसमें एक वेरिएबल लगा देते हैं, और b इक्वल टू 3x, b के लिए 3, इनके साथ एक वेरिएबल x लगा दिया। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग ए और बी इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो दोनों का ये हो गया 90। 90 क्यों है? क्योंकि ये पूरा रैखिक युग्म होता है ये पूरा, और उसमें से ये 90 दिया है, तो ये भी इधर कितना बचा? 90 बचा। तब a की वैल्यू हमारी 2x और b की वैल्यू 3x ये रखनी है, इक्वल टू 90। अब 2x और 3x जुड़ के हो गए 5x इक्वल टू 90। 5 को उसके बटे में ले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 90 बाई 5, 5 से डिवाइड कर दो 18, तो x बराबर 18 आया। अब x की वैल्यू आपको यहाँ रख देनी है, तो आपको a मिल जाएगा और b मिल जाएगा, a और b दोनों में रख देनी है। तो 2 इंटू 18, तो 18 दूनी 36, 36 डिग्री, और b आ जाएगा 3 गुणा 18, 54 डिग्री। तो अब हमारे पास a का मान भी है और b का मान भी। हमें निकालना है c। तो अगर तुम ध्यान से देखो a और c में रिलेशन देखो, a और c ये पूरा एंगल क्या बनना है? ये बनना है कोणों का रैखिक युग्म, जो कि होता है 180 डिग्री। तो अगर अब हम a को और c को ऐड करेंगे, इनका सम आएगा 180। क्या बनना है? कोणों का रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म। तो a की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी? 36। तो a की जगह आपको रखना है 36 डिग्री प्लस c इक्वल टू 180। तो c इक्वल टू, अब देखो 36 इधर प्लस में, तो उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस 36। और जब 180 में से हम 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 144। तो ये हमारा c का मान है 144। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 144। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक कोण जो एक उभयनिष्ठ शीर्ष उभयनिष्ठ भुजा को साझा करते हैं कहलाते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब है कॉमन, जो दोनों में हो। तो उभयनिष्ठ शीर्ष और एक उभयनिष्ठ भुजा, तो उन कोणों को क्या बोलते हैं? तो चलिए एक समांतर चतुर्भुज के द्वारा समझेंगे। ये एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी, और इसमें ए सी एक विकर्ण है। तो ये क्या कर रहा है? एंगल ए को दो हिस्सों में तोड़ रहा है। तो ये एंगल एक्स मान लो, ये एंगल वाई। तो देखेंगे जो एंगल एक्स है, तो उसमें बी ए सी, इसमें शीर्ष ए यूज हो रहा है, और ऐसे एंगल वाई में भी शीर्ष ए यूज हो रहा है, एंगल डी ए सी। तो एक्स की बात करो चाहे वाई की, दोनों में जो शीर्ष है वो ए है, और दोनों ही कोणों में जो उभयनिष्ठ भुजा है वो ए सी है। तो शीर्ष भी दोनों में उभयनिष्ठ है, और एक एसी भुजा जो है दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इस तरह के कोणों को हम बोलते हैं आसन को। तो ऑप्शन नंबर सी ये हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि 325 मीटर, 300 मीटर और 125 मीटर भुजाओं वाले त्रिकोणीय मैदान, एक त्रिभुजाकार मैदान है। ये उसकी लंबाइयां दी हुई है 325, 300 और 125 मीटर। त्रिकोणीय मैदान को 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी कि 1 वर्ग मीटर का खर्चा जो है वो 2 रुपए है, मीटर की दर से समतल कराने का लागत, यानी प्लेन कराने की जो लागत है वो प्रति वर्ग मीटर 2 है। तो पहले आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो जितना ही क्षेत्रफल आएगा उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल खर्चा आ जाएगा। तो चलिए क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये पार्क कुछ इस तरह का है, त्रिकोणीय मैदान इस तरह का है, जिसकी एक भुजा 325 मीटर, और एक है हमारी 300 मीटर, और एक तीसरी है 125 मीटर। ये त्रिभुजाकार मैदान एबीसी। तो ये भुजा दी है इन्होंने, इसे ए मान लेते हैं हम 325 मीटर, और भुजा बी 300 मीटर, और सी है 125 मीटर। तो इस त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल निकालना है, और इसे निकालेंगे हम हीरोन्स के सूत्र से। तो हीरोन्स के सूत्र के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है हमें एस की, इसे बोलते हैं अर्ध परिमाप। ये क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी बटे 2।
तो S इजकल टू तीनों का सम कर दो, 325 प्लस 300 प्लस C है 125 बटे 2, इनको जोड़ दो तो जाएंगे 750 डिवाइडिंग बाई 2, 2 से काट देंगे हम, 2 3 6, 2 7 14, 1 2 5 10, 375। तो S हमारा आया 375। अब हीरोन्स का सूत्र लगाएंगे। हीरोन्स का सूत्र क्या होता है? हीरोन के सूत्र से मैदान का क्षेत्रफल अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब S की वैल्यू आपको यूज करनी है 375, फिर ब्रैकेट S माइनस A यानी कि 375 माइनस A हमारा है 325, तो 325 में माइनस करेंगे, फिर 375 माइनस B, और B की वैल्यू है 300, और फिर 375 माइनस C है हमारा 125। अब इन्हें घटा देंगे, अंडर रूट 375 तो एज इट इज रख लो, 375 माइनस 325 तो ये 50 बचेगा, 375 माइनस 300 75 बचेगा, और 375 में से 125 जाएंगे तो 250 बचेंगे। अब ये वर्गमूल निकालने का एक सबसे आसान तरीका है अभाज्य गुणनखंड। तो इन सब के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और फिर जिनके पेयर बनेंगे वो बाहर लिख देंगे वर्गमूल के। तो 375 के अभाज्य गुणनखंड देखेंगे हम, 375, तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 पंजे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से काट दो, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, तो यहाँ 3 एक बार है और 5 3 बार है, तो ये ऐसे लिख दो घात के रूप में, तो घात के रूप में लिख देंगे। इसी तरह 50 के बनेंगे 2 गुणा 2 की घात 1 और 5 की घात 2। 75 के बनेंगे 3 की घात 1, 5 की घात 2, और 250 के 2 की घात 1 और 5 की घात 3, 5 पंजे 25, पंजे 125, 125 दूनी 250। तो आप जब इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करोगे तो पता चल जाएगा कि क्या क्या आएंगे। अब इनकी घात को जोड़ना है हमें, तो 3 की घात 1 यहाँ है, 1 यहाँ, तो 3 की घात हो जाएंगी 2 टोटल, 5 की घात 3 यहाँ है, 2 यहाँ, 5 और 3 और 2 5, 2 7 और 3 10, 5 की घात 10, और 2 की घात 1 यहाँ है और 1 ही है, तो 2 की घात 2 हो गई। तो जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो इनकी जो पावर है, घात है, वो आधी हो जाती है, तो वर्गमूल हट जाएगा, तो 3 की घात 2, इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा। 5 की घात 10 है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये 5 की घात 5 रह जाएगी, तो इसका वर्गमूल हट के ये आया, और 2 की घात 2 है, इसका वर्गमूल हट जाएगा तो ये खाली 2 हट जाएगा, 2 की घात 1, और उसको हम 2 ही लिख सकते हैं। तो सोल्व करके ये आया। इनकी गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6 और 5 की 5 बार गुणा करनी है, 5 ऐसे, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, इस तरह से। तो ऐसे कर सकते हैं, 5 पंजे 25, पंजे 125, 125 पंजे 625, फिर 625 की 5 में कर दो, 625 पंजे 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 अंक 30 और 1 31, 3125। 6 की गुणा कर दो, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 1 हासिल, 6 कम 6 और 1 7 और 6 18। तो ये क्षेत्रफल आया इतने वर्ग मीटर। लेकिन उसने पूछा है कि इसको मैदान को समतल करना है, और समतल करने का जो खर्चा है 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 1 वर्ग मीटर का खर्चा 2 रुपए, तो 18,750 वर्ग मीटर का खर्चा कितना होगा? तो बस 2 से गुणा कर दो,
तो लागत आ जाएगी 2 गुणा 18,750, तो गुणा करके आ जाएगा ये 37,500 रुपये। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे जिसमें हमने यूज किया हीरोन्स के फॉर्मूले का। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये प्रैक्टिस पेपर हम सोल्व कर रहे थे, तो पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक सोल्व कर लिए थे। तो अब ये पार्ट 2 स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक, पार्ट 2। तो ये क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे और बहुत ही जल्दी आपको वीडियो मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।